फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स के इस एडिशन में। इसमें हम 16 से 23 अगस्त तक की सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। इसमें हमने जो शुरू के 3 टॉपिक्स रखे हैं वो हैं जो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणाएं की हैं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लेकर के, साइबर सुरक्षा नीति 2020 को लेकर के और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को लेकर के। तो ये तीनों ही प्रधानमंत्री की घोषणा से संबंधित हैं। इसके बाद हमें देखना है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे हम देखेंगे। इसके बाद महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने का विचार सरकार कर रही है, इसके बारे में देखना है। और पीएम केयर फंड्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है वहां नजर डालेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग जारी हुई है 2020 की, इसे हमें देखना है। वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति आरबीआई के द्वारा जारी की गई है 2020 से 2025 के लिए, यहाँ भी हम नजर डालेंगे। सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की गई है। 2017 में आई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत भारत में मानी जाती है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का खाका जुलाई 2019 में भारतीय पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण की अध्यक्षता में जारी किया गया था और इसमें नवीनतम रणनीतिक दस्तावेज 7 अगस्त 2020 को जारी किए गए थे। बात करें नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की, तो यह एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिक तंत्र होगा जिसके तहत 4 प्रमुख डिजिटल पहलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें है हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री। इस नए रणनीतिक दस्तावेज में जो 7 अगस्त को जारी किया गया है, इसमें डॉक्टरों, अस्पतालों, फार्मेसियों और बीमा कंपनियों के द्वारा डिजिटल रजिस्ट्री का निर्माण करने की रूपरेखा दी गई है। साथ ही डिजिटल व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने, डिजिटल नैदानिक निर्णय प्रणालियों की भी रूपरेखा इस दस्तावेज में प्रस्तुत की गई है। इनमें से नेशनल हेल्थ आईडी के निर्माण का उद्देश्य भविष्य में उपयोग के लिए व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी संग्रहित करना है। तो व्यक्ति की जो भी मरीज है उसकी नेशनल हेल्थ आईडी में उसकी हेल्थ से संबंधित सभी जानकारियां होंगी। जो भी मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना चाहता है उसे शुरू में एक हेल्थ आईडी दी जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, साइबर सुरक्षा नीति 2020। तो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं में से ये भी एक है। इसमें कहा गया है कि साइबर सुरक्षा नीति 2013 को रिप्लेस किया जाएगा नई साइबर सुरक्षा नीति 2020 से। और इस क्रम में सरकार के द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति एनसीएसएस 2020 के तहत जनवरी 2020 में सार्वजनिक टिप्पणियां भी लोगों से मांगी गई थी। बात करते हैं क्या है आवश्यकता नई साइबर सुरक्षा नीति की। तो साइबर सुरक्षा के सामने कुछ नई चुनौतियां पेश हो रही हैं, जैसे कि डेटा की गोपनीयता, कानूनी प्रवर्तन, विदेशों में संग्रहित डेटा तक पहुंच की कमी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का दुरुपयोग, साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी। इन सभी को देखते हुए नई साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता थी, इसी के बारे में घोषणा की गई है। डेटा सुरक्षा क्या होता है, जरा इसे समझ लेते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ते साइबर खतरे, साइबर घुसपैठ का दायरा और प्रकार का बढ़ना, संवेदनशील व्यक्तिगत और व्यावसायिक डाटा पर यदि हमले हों, और साथ ही महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना का संरक्षण, ये सभी डेटा सुरक्षा की चुनौतियां मानी जाती हैं। इसके अलावा हाल फिलहाल में देखे जा रहे तीव्र तकनीकी विकास जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और 5G तकनीक, इन सभी को सुरक्षित बनाने के लिए भी हमें एक राष्ट्रीय रणनीति की आवश्यकता होगी। और साथ ही साइबर युद्ध के बारे में जो आजकल हम सुनते हैं, वर्तमान में यह संगठित साइबर अपराध, तकनीकी शीत युद्ध और बढ़ते राज्य प्रायोजित साइबर हमले, ये सभी राज्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, जिन्हें सुरक्षा के लिए मौजूदा साइबर बुनियादी ढांचे को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। तो इसी को ध्यान में रखकर इसकी घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगली घोषणा की ओर, यह है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी। इसकी घोषणा भी 15 अगस्त को की गई थी। भारत नेट परियोजना को अक्टूबर 2011 में शुरू किया गया था और मूल रूप से यह नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जानी जाती थी।
देश भर के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना इसका लक्ष्य है। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश की राजधानी, राज्यों की राजधानी, जिला मुख्यालय और प्रत्येक ग्राम पंचायत के ब्लॉक में उपलब्ध फाइबर कनेक्टिविटी का विस्तार करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकें। परियोजना के माध्यम से भारत की 69% ग्रामीण आबादी को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाएंगी और विभिन्न चरणों में इसकी अनुमानित लागत 42,068 करोड़ रुपए आएगी। इसका पहला चरण जून 2014 से 2017 तक था, जिसमें 1,22,908 पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की गई। दूसरे चरण में शेष 1,29,827 ग्राम पंचायतों को मार्च 2020 तक कवर किया जाना था। यह चरण जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे दुर्गम स्थलों को भी कवर करेगा। इसके लिए न केवल भूमिगत फाइबर केबल बल्कि हवाई फाइबर, रेडियो और उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी भी इसमें शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी नामक यह एक बहु एजेंसी निकाय होगा, जिसके द्वारा समूह ख और ग यानी ग्रुप बी और ग्रुप सी के गैर तकनीकी नॉन टेक्नीशियन पदों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी और इसके लिए एक सामान्य योग्यता परीक्षा यानी सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को शुरू किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। अर्थात ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्नीशियन पदों के लिए जो प्रीलिम टेस्ट होगा वो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। इसके तहत 117 जिलों में परीक्षा संरचना बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे उम्मीदवारों को अपने निवास स्थान के निकट ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। एक ही परीक्षा में शामिल होने के लिए कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलेगा। इससे टीयर 1 परीक्षा का संचालन होगा, जो अन्य चरणों के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तरह कार्य करेगी। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में जो भी प्राप्त स्कोर होगा वो परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए वैध माना जाएगा। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु सीमा के अधीन ही होगी और उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इससे ग्रामीण और महिला उम्मीदवारों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि परीक्षा केंद्र निकट होने के चलते उन पर वित्तीय बोझ भी कम पड़ेगा और साथ ही उन्हें सुविधा रहेगी अपने ही निकट के परीक्षा केंद्र को चुनने में। आगे देखते हैं। गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी 12th पास या फिर 10th पास वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए वर्तमान में एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग, आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस के द्वारा भर्ती की जाती है। तो फिलहाल एनआरए जो होगा वो एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा प्रिलिमिनरी स्टेज के। बाद में जाकर के ऐसा हो सकता है कि अन्य एजेंसियों के एग्जाम भी एनआरए के अंतर्गत आने लग जाएं। सीईटी का एग्जाम एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी ये प्रिलिमिनरी स्टेज पर होगा और इसके बाद मेंस और इंटरव्यू का जो एग्जाम है, जिसके बाद अंतिम रूप से उम्मीदवार को चयनित किया जाता है, वह एग्जाम संबंधित भर्ती एजेंसी के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। उसे एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस ही संचालित करेंगी। पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी होगा। यह उन उम्मीदवारों के ऊपर बोझ को कम करेगा जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं। तो इससे काफी आसानी रहेगी कि 3 भर्ती एजेंसियों के लिए प्रीलिम का एग्जाम एक ही होगा और एक ही पाठ्यक्रम उसका रखा जाएगा। सीईटी अनेक भाषाओं में भी उपलब्ध होगा, तो यहाँ पर लैंग्वेज को बैरियर को भी हटाया गया है। दीर्घ काल में यह हो सकता है कि सीईटी के अंकों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र की अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है और इस व्यय को 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम होगा। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु पर पुनर्विचार करेगी। इसके लिए सरकार ने 2 जून 2020 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है।
इस टास्क फोर्स को जो कार्य दिया गया है उसमें यह कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की जांच करेगा, जिनमें है शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात और साथ ही महिलाओं की शादी की उम्र। इन मापदंडों की जांच करना इस टास्क फोर्स का कार्य होगा। यह टास्क फोर्स सामाजिक कार्यकर्ता और समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली के नेतृत्व में बनाया गया है। साथ ही इसमें नीति आयोग के कुछ सदस्य और कई सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 1929 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के माध्यम से लड़के और लड़कियों की उम्र निर्धारित की गई थी, जिसमें महिलाओं की शादी की उम्र 14 और पुरुषों के लिए यह 18 निर्धारित की गई थी। इस अधिनियम में 1949 और 1978 में संशोधन किया गया, जिसके उपरांत महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष कर दी गई थी। परंतु वर्ष 2018 में विधि आयोग ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में ये कहा है कि यह अलग अलग उम्र का जो कंसेप्ट है वो समाज में रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है, अर्थात महिलाओं और पुरुषों की शादी की उम्र एक ही होनी चाहिए। कानून में ऐसा कोई आधार नहीं है, क्योंकि शादी में शामिल महिला और पुरुष हर तरह से समान हैं और इसीलिए उनकी भागीदारी भी समान होनी चाहिए, ऐसा विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। देखते हैं कुछ अन्य तथ्यों को। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर एक समिति है, CEDAW। यह भी उन कानूनों को समाप्त करने का आह्वान करती है जो यह मानते हैं कि महिलाओं की शारीरिक और बौद्धिक विकास दर पुरुषों की तुलना में अलग है। शिशु मृत्यु दर के संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार वर्ष 2018 में पूरे भारत में कुल 7,21,000 शिशुओं की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2014-15 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि 20 से 24 आयु वर्ग की 48% महिलाओं की शादी 20 वर्ष की आयु में ही कर दी गई है। इतनी कम उम्र में विवाह किया जाना गर्भावस्था के बाद की जटिलताओं और बाल देखभाल जागरूकता की कमी के कारण मातृ और बाल मृत्यु दर में वृद्धि देखी जाती है। कम उम्र में विवाह का किया जाना गर्भावस्था की जटिलताएं और साथ में बाल देखभाल के बारे में जागरूकता की कमी के चलते मृत्यु दर मातृ हो या बाल दोनों में वृद्धि देखी जाती है। उल्लेखनीय है कि गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी जटिलताओं के कारण वर्ष 2017 में भारत में कुल 35,000 महिलाओं की मृत्यु हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने से महिलाओं के पास शिक्षित होने, कॉलेज में प्रवेश लेने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिक समय मिल पाएगा। पीएम केयर फंड्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर फंड्स की राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्थानांतरित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, यानी पीएम केयर फंड्स की राशि को एनडीआरएफ के अंदर नहीं स्थानांतरित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को पीएम केयर फंड्स का ऑडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। सीपीआईएल के द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर फंड्स में सभी व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए योगदान को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है और ट्रस्ट को बजटीय समर्थन या सरकारी धन प्राप्त नहीं होता है। तो क्योंकि इस फंड को सरकारी धन प्राप्त नहीं हो रहा है, ना ही कोई बजटरी एलोकेशन इसको प्राप्त हो रहे हैं, ये केवल लोगों के द्वारा साक्षिक रूप से योगदान के द्वारा इस राशि को जमा किया गया है, इसीलिए कैग इसको ऑडिट नहीं कर सकता, इसका लेखा परीक्षा नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि कोरोना महामारी को लेकर एक अलग से राष्ट्रीय रणनीति केंद्र सरकार बनाए, ऐसा आदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाए, परंतु इस चीज को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसने कहा है कि वर्ष 2019 में महामारी को लेकर के जो राष्ट्रीय योजना बनाई गई थी उसमें सभी उपायों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया था और पीठ ने कहा है कि कोविड-19 जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित एक महामारी है और इस किस्म की महामारी को भी राष्ट्रीय योजना 2019 में शामिल किया गया था, इसीलिए अलग से एक राष्ट्रीय रणनीति बनाने की आवश्यकता इस पर नहीं है। बात करें पीएम केयर फंड्स की, तो इसकी फुल फॉर्म है आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष, यानी पीएम सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसकी स्थापना सरकार के द्वारा की गई है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके अन्य सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। बढ़ते हैं आगे।
वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसके तहत निरंतर आवरण के स्थान पर एक धातु की संरचना को डिजाइन किया गया है ताकि इसे विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप यानी ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के लिए एक पारदर्शी ढाल बनाया जा सके। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने इन पारदर्शी और लचीली ईएमआई शील्ड को स्प्रे कटिंग के माध्यम से क्रैक टेम्पलेटिंग विधि का उपयोग करते हुए मेटल मैश से बनाया है। सीईएनएस की टीम ने सबस्ट्रेट के रूप में पीईटी यानी पॉलीइथाइलीन टेरेफ्लेट की शीट पर तांबे की धातु जाली विकसित की है। ईएमआई शील्ड का मुख्य उद्देश्य किसी डिवाइस की ऊर्जा को अलग करना है ताकि यह किसी अन्य चीज को प्रभावित किए बिना बाह्य ऊर्जा को अंदर जाने से रोक सके। बिना परिरक्षण के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से उनको डिजाइन किया गया है। इस अदृश्य शील्ड का अनुप्रयोग विभिन्न गुप्त सैन्य कार्यों में भी किया जा सकता है एवं विभिन्न सैन्य साजो सामान से समझौता किए बिना विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जक या अवशोषक उपकरणों में प्रयोग कर सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 8 सितंबर 2020 को एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट आयोजित करेगा। सौर ऊर्जा के इष्टतम उपयोग की दिशा में अत्याधुनिक तकनीकों के साथ साथ अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों की चर्चा करना इस समिट का उद्देश्य रखा गया है। साथ ही नवाचारों की दुनिया में व्यापक खपत के लिए व्यावसायिक नवाचारों को अपनाना भी इसका उद्देश्य रखा गया है। इसमें 4 सत्रों का आयोजन किया जाएगा जिसमें पहला सत्र विजन 2030 और उससे आगे के बारे में है, दूसरा सत्र कार्बन रहित ग्रिड निर्माण की ओर, तीसरा सत्र विघटनकारी सौर प्रौद्योगिकी और चौथा सत्र सौर ऊर्जा के अलावा अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में भी काम करने के बारे में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा आईजोश नामक एक पत्रिका भी लॉन्च की जाएगी और यह पत्रिका राष्ट्रीय फोकल पॉइंट्स यानी एनपीएफ और सौर प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संस्थान केंद्र यानी स्टार के द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यदि भारत की भूमिका की बात करें तो भारत सीमा पार से बिजली ग्रिड योजना यानी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने की कोशिश कर रहा है और साथ में मध्य प्रदेश के रीवा में एक 750 मेगावाट का सौर परियोजना का उद्घाटन भी अभी हाल फिलहाल में भारत के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो यह नवंबर 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान फ्रांस और भारत द्वारा शुरू किया गया था। यह अलायंस उन देशों का एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित सौर ऊर्जा का प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं। अब तक अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में कुल 67 देश शामिल हो चुके हैं। बढ़ते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की ओर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने वार्षिक स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण के 5वें संस्करण के परिणामों की घोषणा कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल किया है। यह 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में इसने हासिल किया है। उसके बाद सूरत और नवी मुंबई दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। गंगा के किनारे बसे शहरों की बात करें तो वाराणसी का प्रथम स्थान है। उसके बाद कानपुर, मुंगेर, प्रयागराज और हरिद्वार का नंबर आता है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को सबसे पहला स्थान मिला है जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। और 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं नई दिल्ली को देश की सर्वोच्च स्वच्छ राजधानी शहर की श्रेणी में स्थान दिया गया है। बात करें खुले में शौच से मुक्त घोषित यूएलबीज की, अर्बन लोकल बॉडीज की, तो 4324 अर्बन लोकल बॉडीज को यह घोषित किया गया है। स्वच्छता शहरी सर्वेक्षण एक अखिल भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण है जो भारत में शहरों, कस्बों और राज्यों को स्वच्छता प्रबंधन और समग्र स्वच्छता के आधार पर विकसित किया जाता है। इसमें इस बार कुल 4242 शहरों को शामिल किया गया था। आरबीआई ने वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 2025 तक जारी किया है जिसका पहला संस्करण वर्ष 2013 में जारी किया गया था। वित्तीय साक्षरता का मतलब समझ लेते हैं यानी फाइनेंशियल लिटरेसी। ओईसीडी के अनुसार इसका उपयोग वित्तीय निर्णय लेने या व्यक्तिगत वित्तीय कल्याण प्राप्त करने के लिए वित्तीय जागरूकता का होना है। और वहीं पे वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें तो यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वित्तीय निवेशक
वित्तीय उत्पादों, अवधारणाओं और जोखिमों के बारे में अपने ज्ञान में सुधार करते हैं। वर्ष 2020-2025 की अवधि के लिए वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति जारी की गई है। इसे नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन यानी NCFE के द्वारा वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह के तत्वाधान में सभी वित्तीय क्षेत्र नियामक जैसे कि सेबी, RBI, IRDA, PFRDA आदि के परामर्श से तैयार किया गया है। तो इस रणनीति को इन सभी नियामकों की मदद के साथ में NCFE यानी नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा तैयार किया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र यह एक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसने देश के वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए 5C दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है। वो कौन से 5C दृष्टिकोण हैं जिनसे वित्तीय शिक्षा का प्रसार देश में होगा? वो है सामग्री यानी वित्तीय सामग्री, वित्तीय क्षमता का विस्तार, वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुदाय, इसके लिए संचार का माध्यम और साथ में वित्तीय शिक्षा के लिए सहयोग। तो इन 5 Cs का ध्यान रखते हुए नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति को तैयार किया है। हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नेतृत्व में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन की काफी प्रगति हुई है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल से 18 अगस्त 2020 तक परियोजनाओं की स्वीकृति में 44% की वृद्धि हुई है। 1 अप्रैल से बैंकों से वित्त पोषण के लिए 1.03 लाख आवेदनों को खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा अनुमोदन भी किया गया है। चालू वित्त वर्ष में आवेदनों की संख्या में भी 5% की वृद्धि हुई है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग को इस वर्ष 1 अप्रैल से 18 अगस्त तक ही 1,78,000 आवेदन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की बात करें तो यह केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन इन दोनों को मिलाकर के 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की नींव रखी गई थी। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत जारी इस योजना को खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग कार्यान्वित करता है। इसका उद्देश्य नए स्वरोजगार उपक्रमों, सूक्ष्म उद्योगों, परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC की 182वीं बैठक के दौरान अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की पात्रता मानदंडों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं कोरोना महामारी को लेकर के। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2018 को शुरू किया गया था। इसको योजना के तहत बीमित व्यक्तियों को बेरोजगारी के मामले में नगद मुआवजा प्रदान किया जाता है, जो कि एक इम्पोर्टेंट योजना है। इस अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 1 वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित करने का निर्णय फिलहाल लिया गया है, अर्थात 30 जून 2021 तक। कोविड-19 महामारी के दौरान अपना रोजगार खो चुके श्रमिकों को मौजूदा स्थितियों और राहत राशि में छूट देने का निर्णय योजना के तहत दी जाने वाली छूट की शर्तों को 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान योजना मूल पात्रता शर्तों के साथ ही उपलब्ध होगी और उसके बाद ये डेडलाइंस काम करेंगी। अधिकतम 90 दिनों की बेरोजगारी के लिए योजना के तहत भुगतान राशि को औसत मजदूरी के 25% से बढ़ाकर 50% तक बढ़ा दिया गया है। बीमित व्यक्ति अंतिम नियोक्ता द्वारा अग्रेषित किए जा रहे दावे के बजाय सीधे ESIC शाखा कार्यालय में दावा प्रस्तुत कर सकता है और भुगतान सीधे बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में कर दिया जाएगा। तो श्रमिकों को राहत पहुंचाते हुए इस पात्रता मानदंड में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। चलते चलते नजर डाल लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। हाल ही में रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। इस बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों में मादक पदार्थों की स्थिति, उनकी अवैध तस्करी से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रुझान स्थिति पर विभिन्न आर्थिक और बाहरी कारकों के प्रभाव आदि पर चर्चा की गई।
हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 2 स्वायत्त परिषदों यानी ऑटोनोमस काउंसिल्स के द्वारा पूरे अरुणाचल प्रदेश को संविधान की छठी अनुसूची या अनुच्छेद 371 के दायरे में लाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश ना तो 5वीं सूची में शामिल है और न ही छठी सूची में, परंतु यह इनर लाइन परमिट यानी ILP प्रणाली के अंतर्गत आता है। छठी अनुसूची में शामिल जो राज्य हैं उनमें असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं। मॉरिशस के दक्षिण पूर्व में स्थित ब्लू बे मरीन पार्क के पास एक जापानी थोक मालवाहक जहाज MV वाकाशियो जो ईंधन का तेल ले जा रहा था, 2 भागों में विभक्त हो गया। इस जहाज में पहले से ही ऑयल स्पिल की घटना यानी तेल रिसाव हो रहा था, जिसके कारण हिंद महासागर में 1000 टन से अधिक तेल फैल गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 50 वर्ष की अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से देश के 3 हवाई अड्डों को लीज पर देने की मंजूरी दे दी है। ये 3 हवाई अड्डे हैं जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद के समाधान पर चर्चा के लिए नेपाल के द्वारा अगस्त के अंत में या सितंबर की शुरुआत में दोनों देशों के बीच बाउंड्री वर्किंग ग्रुप की बैठक के आयोजन का प्रस्ताव किया है। हाल ही में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद की एक रिपोर्ट ने भारतीय रासायनिक उद्योग की कमियों को उजागर किया है, जो कि चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में बाधा साबित हो रही हैं। भारत ने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की 6वीं गोलमेज बैठक में भाग लिया है। और लास्ट में है, रक्षा मंत्रालय ने सीमावर्ती और तटीय जिलों में राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स। इसके बाद हम 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीकली एडिशन में। तब तक आप जुड़े रहें BPSC राइट वे के साथ में। थैंक यू।